हेलो, वेलकम टू नई पहल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट और लेखपाल के जो आने वाले क्वेश्चन हैं जीएस के, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आते हैं पहले अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है गोल्ड कोस्ट शहर कहाँ स्थित है। तो ये गोल्ड कोस्ट पूछा गया है, तो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और देश भी है, वहां पर स्थित है गोल्ड कोस्ट। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर बात जा रही तट की, जबकि ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया का शहर है। तो गोल्ड कोस्ट अगर तट की बात की जाए आपसे, तो कहां पर स्थित होगा? घाना, जो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पूछता है ग्रैंड कोस्ट, एक प्रकार ये भी तट है। ग्रैंड कोस्ट कहां पर स्थित है? लाइबेरिया में। और आइवरी कोस्ट, ये सब अफ्रीका महाद्वीप, अगर हम यहाँ पर देखें अफ्रीका के, यहाँ पर स्थित है ये तट है। आइवरी कोस्ट कहां पर है? आइवरी द कोस्ट, ये भी कंट्री है। गोल्ड कोस्ट की बात करें तो घाना में स्थित है। स्लेव कोस्ट की बात करें तो टोगो और बेनिन दोनों देशों में स्थित है। केप ऑफ गुड होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में। केप ऑफ गुड होप कहां पर स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत आ रहे थे तो केप ऑफ गुड होप पर ही उनको लिंक मिली थी भारत आने की। ये सभी जो कोस्ट है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर हम बात करें अफ्रीका के मैप की, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका की पश्चिमी तट है जो यहाँ पर सब कोस्ट स्थित है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी बीमारी पानी से नहीं होती है? डिपेंड करता है ऑप्शन पर। तो ऑप्शन पर आपका प्लेग अगर ऑप्शन होता है तो वहां पर क्या लगा देंगे? प्लेग लगा देंगे। और जो पानी से होने वाले रोग हैं और भी कई सारे हैं, तो वो है आपके डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, काला जर है, फाइलेरिया है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, और जिसे हम दिमागी बुखार बोलते हैं। तो ये सब जो रोग होते हैं सब पानी से होते हैं। पानी मतलब शुद्ध पानी से नहीं होते हैं, जो दूषित पानी होता है उससे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाले का पानी है, वहां अगर कोई बस्ती बसी हुई है, तो वो सब इस रोग के शिकार हो सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ट्रैकिया किससे संबंधित है? ये श्वसन तंत्र से बीमारी होती है। ट्रैकिया में क्या होता है? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है ईईजी किस चीज की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए ईईजी प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की जांच के लिए। यहां पर हम ईईजी और ईसीजी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए यहां पर दोनों फुल फॉर्म लिखे गए हैं। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्योंकि ये जो होता है ईसीजी ये होता है हृदय की जांच करने के लिए, जबकि ईईजी होता है मस्तिष्क की जांच करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है ओम बिरला के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सुमित्रा महाजन। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, करंट क्वेश्चन भी आपके जीएस में आएंगे। तो अगर हम बात करें लोकसभा की, लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? वो अनुच्छेद है आपका 81 में। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा किस में आएगी? वो 80 में आएगी। ठीक है, ये अनुच्छेद दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोकसभा के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो कुल जो सदस्य होते हैं उसमें 545 सदस्य वर्तमान में हैं। वैसे कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। कुल जो है 52 हो सकते हैं। इसे हम निचला सदन बोलते हैं। जो हमारा लोकसभा है इसे निचला सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर यानी उच्च सदन। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के बारे में कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, तो 80 सीटें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पूर्व सोवियत संघ, इसे हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, यानी रूस का विघटन कब हुआ था? 1991 में रूस का विघटन हो गया था, कई पार्टों में हो गया था। यूक्रेन जो अभी युद्ध लड़ रहा है रूस से, वो रूस का ही एक समय हिस्सा था जो अब अलग हो गया है, इसलिए रूस का विरोध कर रहा है और उससे लड़ रहा है। रूस की जो राजधानी अगर हम बात करें तो उसकी राजधानी क्या है? मॉस्को है। और मुद्रा मान क्या है? रशियन रूबल चलती है वहां पर। रूस के जो प्रधानमंत्री है वर्तमान में, ये करंट क्वेश्चन बन सकता है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो अभी भी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन वहां के प्रधानमंत्री हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो रूस ही है। अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है या एशिया सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस ही उसका आंसर होगा। सबसे बड़ा देश आपका पहला है रूस, दूसरा है आपका कनाडा आता है, उसके बाद फिर आपका चाइना आता है, उसके बाद फिर आपका अमेरिका यानी यूएसए आता है, उसके बाद फिर आपका आता है ब्राजील,
नहीं, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिर आपका ब्राजील और फिर आपका आता है इंडिया। इंडिया 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार की कौन सी योजना के तहत धरोहर सिटी को संरक्षित किया जाता है? जो हमारी धरोहर है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, यूनेस्को में जो प्रमाणित है, जो धरोहर होती है भारत की, तो उनको संचालित करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो हृदय योजना है, लॉन्च की गई है गवर्नमेंट द्वारा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। हृदय जो योजना है उसका विरासत शहर विकास और विस्तार योजना का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत की थी प्रधानमंत्री 2015 में की थी। इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को भी धरोहर करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है दमा किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रभावित करता है फेफड़े को। इसे हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। ये श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन वाला रोग होता है जिसे श्वसन में बाधा आती है। मतलब जब भी कोई भी जो व्यक्ति होता है, इससे बीमार पीड़ित होता है, जब वो सांस लेता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जलन प्रकार की महसूस होती है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कौन सी या महारत्न कंपनी नहीं है? यह ऑप्शन डिपेंड करता है ऑप्शन पर। भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। 10 महारत्न कंपनी कौन कौन सी हैं? अगर यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आप ये रखे होंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल जिसे बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी है, तेल और प्राकृतिक गैस है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जो तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड है, इन दोनों को भारत में हाल ही में शामिल किया गया है महारत्न कंपनियों में। अब देखिए महारत्न कंपनियां जो होती हैं उनका दर्जा प्राप्त करने के लिए इनको होना चाहिए नवरत्न का पहले से दर्जा इनको प्राप्त होना चाहिए, तभी ये महारत्न कंपनियों में शामिल की जाएंगी। भारत के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। टैक्स देने के बाद पिछले 3 सालों के दौरान जो औसत लाभ हुआ हो 5000 करोड़ रुपए का औसत लाभ होना चाहिए। पिछले 3 सालों के दौरान शुद्ध संपत्ति 15000 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। पिछले 3 सालों के दौरान ये हो गया। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए और विश्व के अन्य देशों में उसका व्यापार होना चाहिए। ये जो इनकी शर्तें हैं तभी महारत्न कंपनी का दर्जा इनको मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब गई थी? ये आपका ईवीएस क्वेश्चन में आता है। तो कब की गई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? देखिए बताया था हमने कि जो भी नदी भारत में पश्चिम की तरफ गिरेगी वो सभी एस्चुरी बनाएंगी और जो पूर्वी तट पे गिरेंगी वो सब डेल्टा का निर्माण करेंगी। अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो नर्मदा कहां से बहती है? एमपी से निकलती है और कहां पर जाती है? यहां पर अरब सागर में गिर जाती है। तो जो भी नदी अरब सागर में गिरेगी वो आपकी एस्चुरी बनाएगी और जो भी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी वो नदी आपका डेल्टा का निर्माण करेगी। अब पश्चिमी तरफ जो नदियां गिरती हैं उनमें कौन कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है। अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम याद रखना हो तो याद कर सकते हैं। नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती। ये 4 नदियां हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। इससे ये जो चारों नदियां पश्चिम तरफ में गिरती हैं और चारों नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में है? ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर की बात की जा रही है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो है काराकोरम श्रेणी पर और कहां पर आता है? लद्दाख में आता है। कश्मीर का विभाजन होने के बाद जो काराकोरम श्रेणी आपकी आती है वो लद्दाख में आती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय का पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हमारे हिमालय जो है 3 पार्टों में डिवाइड है, पता है। तो पूर्वी हिमालय में क्या आती है? हमारी सियाचिन ग्लेशियर आती है जो भारत और पाक के नियंत्रण में स्थित है। अब बता दें जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो लैम्बर्टा ग्लेशियर होगा जो कहां पर है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, वही चीज आगे जो भी बताया, लैम्बर्टा ग्लेशियर जो है आपका कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है।
अगला क्वेश्चन कहता है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? तो फतेहपुर। फतेहपुर कहां पड़ता है? यूपी में। कुछ इनसे रिलेटेड और अन्य मकबरे हैं, जैसे शेख सूरी का मकबरा कहां पर है? तो बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। जहांगीर का मकबरा कहां है? पाकिस्तान में। देखिए जहांगीर एक मुगल शासक ऐसा था जिसका मकबरा भारत में नहीं होकर अन्य देश में यानी पाकिस्तान में है। औरंगजेब का मकबरा कहां है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र, जिसे औरंगजेब ने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा एंड्रॉइड है? देखिए यहां पर भी ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन होंगे तभी हमें शो करेगा। तो कह रहा है कौन सा एंड्रॉइड? देखिए कुछ प्रमुख एंड्रॉइड जो मोबाइल में वर्जन आए हुए हैं उनके नाम दिए गए हैं। जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शल मैलो, नोगोट, एंड्रॉइड ओरियो, और जो वर्तमान में चल रहा है एंड्रॉइड क्यों, जो इसे हम एंड्रॉइड 10 बोलते हैं। ठीक है, ये सब गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें हम मोबाइल में हम देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंबई का जूही बीच किस महासागर में स्थित है? अभी देखिए पहले पता होना चाहिए मुंबई कहां पर स्थित है। अगर हम देखें भारत के नक्शे पर तो महाराष्ट्र के एरिया में पड़ता है मुंबई, यहां पर मुंबई पड़ता है। अब ये कौन सा हिस्सा है? ये वेस्टर्न है और ये ईस्ट हिस्सा है। तो सीधी सी बात है भारत के ईस्ट में तो पड़ता नहीं, पश्चिमी घाट में पड़ता है। और पश्चिम घाट में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। तो कौन सागर में पड़ेगा? अरब सागर में पड़ेगा। पूरा में कौन सा है? बंगाल सागर है, तो बंगाल की खाड़ी में नहीं पड़ेगा, यानी कि पश्चिमी घाट में यानी अरब सागर में पड़ेगा। अरब सागर के कुछ जो राज्य स्थित हैं, अगर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा अरब की खाड़ी में स्थित भारत के राज्य हैं, कौन कौन से होगा? गुजरात होगा आपका, महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, कर्नाटक होगा और केरल होगा। ये आपके राज्य कहां पर स्थित है? अरब सागर की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर आपका गुजरात पड़ेगा, यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, ये राज्य स्थित हैं अरब की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। देखिए मुगल सम्राट बहादुर शाह के नाम पर दो हुए, एक बहादुर शाह जफर और एक मुअज्जम दो हुए। अगर ऑप्शन में बहादुर शाह जफर भी दिया हो, बहादुर शाह मुअज्जम भी दिया हो, तो बहादुर शाह जफर इसका आंसर सही होगा, क्योंकि बहादुर शाह मुअज्जम जो थे 1707 के समय थे। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बहादुर शाह मुअज्जम ही बनते हैं मुख्य। लेकिन जब 1857 क्रांति होती है उसके समय कौन होंगे मुगल के पीरियड के प्रमुख? वो होंगे बहादुर शाह जफर होंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर भी पूछा जाता है, तो वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो थे विलियम रिचर्ड एटली। और जो 1857 की क्रांति के प्रमुख जो केंद्र बने थे वो बने थे कि मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। और जो 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? यहां पर भारत की बात की जा रही ना कि विश्व की। अगर विश्व की बात की जाती है तो फिर वहां पर रसिया का नाम आएगा। अब देखिए प्रथम चंद्रयान भारत में कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने प्रथम चंद्रयान लॉन्च किया था। हाल ही में हमने देखा था कि चंद्रयान 2 भी भारत ने लॉन्च किया था, तो वो कब लॉन्च किया गया था? 15 जुलाई 2019 को। कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये इसका प्रक्षेपण स्थल है जहां से इसरो अपने लॉन्च व्हीकल लॉन्च करता है। मंगलयान की बात करें यहां से, तो मंगलयान 2013 में लॉन्च किया था भारत ने, और ये पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा था, फर्स्ट टाइम पर। अगर पूछा जाए इसी से रिलेट करके कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, तो के सिवान इस समय इसरो के प्रमुख भी हैं, और इसके अगले अध्यक्ष कौन होंगे? इसरो के अगले अध्यक्ष होंगे एस सोमनाथन। यह करंट का क्वेश्चन है, अगले अध्यक्ष होंगे ये इसरो प्रमुख होंगे एस सोमनाथन। जो आगामी मिशन है आपके इसरो के, अगर हम देखें इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से हैं, तो वो है आदित्य L1 जो सूर्य पर परीक्षण करेगा, सूर्य से जानकारी इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो आदित्य L1 जो है ये एक करंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में एग्जाम में आ सकता है।
गगनयान जो भारत का भी आगामी मिशन है, जिसमें महिला और 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे, जिनका भारत अंतरिक्ष पर उनको भेजेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये हो गया है। अगला क्वेश्चन कहता है सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। पहली बार सिडबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी-कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब सिडबी का कार्य भी पता होना चाहिए, सिडबी का कार्य क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी क्या करती है, छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण प्रोवाइड करती है। हमने देखोगे किशोर ऋण है, तरुण ऋण है, ये ऋण कौन प्रोवाइड करती है, तो सिडबी ही प्रोवाइड करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी इंपॉर्टेंट है, 1990 में हुई थी 2 अप्रैल को। और इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है वो एस रमन्ना है इस समय वर्तमान में। और इसका मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में है इसका मुख्यालय। इसी से रिलेटेड जो कुछ बैंक है इसे पूछ लेता है कभी-कभी, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करती है, कृषि ऋण वित्त प्रदान करती है बैंकों को, फिर बैंक क्या करती हैं, किसानों को ऋण प्रदान करती हैं। इसी के तहत एक सेबी करता था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपके जो ऋण पत्र होते हैं जो बैंक लेते हैं या कोई विदेशी कारोबार करते हैं, जब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके तहत ये सिडबी जो है उनको प्रमुख देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, अग्नाशय से। ठीक है, इंसुलिन क्या काम करता है, रक्त में जो शर्करा होती है उसको बैलेंस करता है। अगर रक्त में अगर शर्करा की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो बीमारी हो जाती है। अग्नाशय जो यानी पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहली बात पता होनी चाहिए जो हमारी अग्नाशय है वो कैसी ग्रंथि है, तो एक प्रकार की आंतरिक ग्रंथि यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपकाएं स्थित होती हैं, वहां की बीटा सेल से निकलती है आपकी इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी जो निकलता है इंसुलिन कहां से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। कौन सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यूरोपियन यूनियन में कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ब्रिटेन ईयू से निकल रहा था तभी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो जो ईयू में पूछा गया था कौन सा देश शामिल नहीं है, तो उस पर ऑप्शन ये जरूर बनेगा यूके। क्यों, क्योंकि यूके ही ईयू से अलग हुआ था। वर्तमान में जिसके सदस्य हैं वो 27 हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम कंट्री है, उसकी राजधानी ब्रुसेल्स, वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं वो सभी यूरोप के ही सदस्य हैं। यूरोप एक महाद्वीप है, इसके सभी सदस्य इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रिया आता है आपका, बेल्जियम आता है, बुल्गारिया आता है, साइप्रस आता है, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ग्रीस। हंगरी है, आयरलैंड है, इटली है, लाटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन और क्रोएशिया। ये इसके मिलकर 27 सदस्य हो जाते हैं। अगर जब ब्रिटेन जब इसमें शामिल हो जाता है तो इसमें 20 सदस्य थे पहले। ठीक है, वर्तमान में 27 है। अगला क्वेश्चन कहता है गोवा कब पुर्तगाली से मुक्त हुआ, दिसंबर 1961 को। देखिए पुर्तगाली क्या है, भारत सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। ठीक है, तो गोवा जब सबसे लास्ट में आजाद हुआ किनसे, पुर्तगाली से। 1961 में आपका गोवा दमन दीव, ये तीनों आपके पुर्तगालियों से सबसे लास्ट में आजाद हुए थे 1961 में। कहता है पुर्तगाली भारत सबसे पहले आए और सबसे बाद में वापस गए थे। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो प्रमोद सिंह सावंत यहाँ के वर्तमान में सीएम है। राज्यपाल कौन थे, राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है महाकालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। देखिए जो शिव की ज्योतिर्लिंग है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो ये महाकालेश्वर है, इनसे क्वेश्चन पुट होते हैं। तो बहुत सारे एक मंदिर की लिस्ट है, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको पड़ी होगी, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। कुछ प्रमुख मंदिर जो है, केदारनाथ है उत्तराखंड में स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, मल्लिकार्जुन स्वामी आंध्र प्रदेश में है,
काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में। ये शिव के मंदिर हैं। शिव के मंदिर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। देखिए भारत और चीन का युद्ध एक ही बार हुआ 1962 में, जिसमें भारत शिकस्त खा गया था। लेकिन अगर पूछा जाए भारत पाकिस्तान के युद्ध कितने हुए हैं तो 4 बार हुए। 1984, 1965 में हुआ था, 1971 में और 1999 में। भारत ने पाकिस्तान से 4 युद्ध किए और चारों युद्धों में भारत विजयी रहा है। चीनी राष्ट्रपति जो है अगर इस समय वर्तमान पूछा जाए तो शी जिनपिंग है, ठीक है। और राजधानी क्या है चीन की? बीजिंग है। और वहां की मुद्रा क्या है? रेनबिन्नी, ठीक है। ये वहां की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन कहता है 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। देखिए 1907 वाला जो अधिवेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी कांग्रेस थी इसमें विभाजन हो गया था गर्म दल में और नरम दल में, इनमें विभाजन हो गया था। इसीलिए ये वाला अधिवेशन 1907 वाला अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से क्वेश्चन बनता है 1916 वाला। 1916 में गर्म दल और नरम दल में संयोजन हो गया था, मतलब साथ में फिर मिल गए थे। और साथ में जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में शामिल हो गई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है इसके 1885 का पहला अधिवेशन है, जिसमें जिसके अध्यक्षता किसने की थी? विमोचन बनर्जी ने की थी। और प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। 1887 वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें बरदुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की या कब की पहली बार? तो 1887 में की थी बरदुद्दीन तैयबजी ने। 1917 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 1917 में की थी, ठीक है। कौन थी वो? एनी बेसेंट थी। 1924 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने की थी, ये बेलगांव में हुआ था। 1925 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता पहली बार किसी भारतीय महिला ने की थी, ठीक है। तो ये सभी जो कांग्रेस का डिवीजन है सभी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है सिक्किम का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो गंगा प्रसाद। यह आपका करंट का क्वेश्चन है। अब अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम में भारत की ऐसी कौन सी चीज है जो महत्वपूर्ण है? तो सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है, जो भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू होगी, जो कहां पर स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। लेकिन अगर पूछी जाए क्वेश्चन आपसे कि भारत में ऐसी कौन सी हिमालय की चोटी है जो सबसे ऊंची है, तो उसका आंसर कंचनजंगा ही होगा, ठीक है। उसका आंसर कंचनजंगा होगा, जो कि भारत में हिमालय की सबसे चोटी है। सिक्किम भारत का पहला जीरो फार्मिंग वाला राज्य है। जीरो फार्मिंग का मतलब होता है वो कृषि में कोई भी केमिकल यूज नहीं करता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2, NO2, इन दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्योंकि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल में मिलती है तो H2SO4 और HNO3 इनका निर्माण होता है। इनके निर्माण होने से क्या होता है, जो दीवारें होती हैं गलने लगती हैं, उन पर काई उगने लगती है और क्षरण होने लगता है। जो धातुएं होती हैं उनका क्षरण होने लगता है। इसलिए अम्ल वर्षा इन दोनों का निर्माण करती है और हानि पहुंचाती है। अम्ल वर्षा जो होती है प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करते हैं और नाइट्रिक अम्ल और गंधक तेजाब ये सब बनाते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कितने हानिकारक होते हैं, केमिकल होते हैं पूरे। अगला क्वेश्चन कहता है लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है? यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ओएस। अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके एंड्रॉइड, जो आपका फोन में आता है, मोबाइल में आता है, वो क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जिसे हम बोलते हैं, ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक, ये जो एप्पल के लैपटॉप में आती है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। हार्मनी, ये अभी बिल्कुल नया बनाया गया है, चाइना की कंपनी ने बनाया है, ठीक है। हार्मनी जो नया सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम निकल कर आया है, ये नया है, अभी लॉन्च नहीं हुआ सारे कंट्री में, अभी सिर्फ चाइना में चल रहा है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ये एक सॉफ्टवेयर होते हैं।
सॉफ्टवेयर हैं ये सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिनको बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। जैसे हम अगर कंप्यूटर में देखें तो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ होता है, लिनक्स पड़ा हुआ होता है, वो बहुत सारे काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो ओएस होते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे बड़े सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं होम पेज। जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, मान लीजिए अगर हम खोलते हैं www.naipehal.org अगर हम खोलते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा फ्रंट पेज पहले खुल के आता है उसे हम वेबसाइट का होम पेज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पौधे में मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। देखिए पौधा जो होता है मिट्टी से सभी तत्वों को प्राप्त करता है, लेकिन मुख्य रूप से नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए वो मिट्टी का सहारा लेता है। पौधे में जो आवश्यक तत्व जो होते हैं उसके विकास और वृद्धि के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की मात्रा प्रदान की जाती है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है को पौधे हवा और जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि पौधे हवा और जल से किसे प्राप्त करते हैं, तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को पौधे के आते हैं मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइनें आपके इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कैपिटल एंड ग्रो किताब के लेखक कौन है? बहुत सारे एग्जाम में बुक भी पूछ ली जाती है जो चर्चित में रहती हैं। जैसे जॉन की ये पुस्तक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो भारतीय पुस्तकें हैं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? महाकवि कालिदास की है। एज यू लाइक इट ये यूके के थे विलियम शेक्सपियर। गीतांजलि किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। आनंद मठ किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, सर्वाधिक प्रचलित है ये। मीन कैम्प किसकी है? ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। गांधी एंड स्टॉलिन ये लुईस फिशर की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ये सभी किताबें एग्जाम में आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग का जो संविधान में उल्लेखित है वो अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना वित्त आयोग का काम होता है। तो 15वां वित्त आयोग गठन किया गया था, ये अभी हाल ही में यही चल रहा है वित्त आयोग। 2017 में एनके सिन्हा के अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग गठित किया गया था। इसकी जो सिफारिश है 2021 से 2022 के वर्ष तक और 2025 से 26 तक 5 वर्ष के लिए अवधिमान होती है। जब भी कोई वित्त आयोग गठन किया जाता है तो वो 5 वर्ष के लिए कार्यरत होता है और इसकी जो गठन करता है वो राष्ट्रपति करता है। कुछ जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, अगर संविधान संशोधन करने की बात की जाए तो कुछ अनुच्छेद के तहत हम करते हैं 368 के तहत करते हैं। आपात उत्पन्न की चर्चा की जाए तो अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों की चर्चा की गई, जिसे हम कहां से लिए गए? जर्मनी से लिया गया है। और संविधान संशोधन हमने कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। धन विधेयक की हम चर्चा करें तो 110 में धन विधेयक की परिभाषा आती है और 109 में उसकी पारित होने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। तो अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? इसका कार्यकाल जो होता है अपने पद आसीन करने के 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। तो अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा, इसमें ये कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी होंगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कौन सा होगा। 56 में कहा गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल कौन सा होगा। 57 में कहा गया है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अनुच्छेद 58 में कहा गया है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता क्या क्या होंगी। अनुच्छेद 59 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी। 60 में उसकी शपथ इंपॉर्टेंट है और 61 में महाभियोग। तो जो आपके इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए आपको। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में होता है, कार्यकाल 56 में होता है, उसकी शपथ किसमें? अनुच्छेद 60 में है और उसकी जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये वाली है कि जो राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 में दी गई है, न कि अनुसूची 3 में, क्योंकि अनुसूची 3 में भी कई सारे पदों की शपथ दी गई है लेकिन उसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। अगला क्वेश्चन कहता है
इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस वर्ष भेजेगा? 2022 में। 2022 में भेजने की संभावना नहीं बन पा रही क्योंकि अभी सभी चीजें तैयार नहीं है। ठीक है, जो इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि एक महिला को और 3 पुरुष को अंतरिक्ष में भेजने की संभावना थी, लेकिन अभी जो मिशन है संपूर्ण तैयार नहीं हुआ है। और इस मिशन का जो नाम रखा गया था वो नाम रखा गया था गगनयान। गगनयान जो मिशन है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री 2018 के स्वतंत्रता दिवस पर कही थी। अगला क्वेश्चन कहता है चिल्ड्रन इन वार किससे संबंधित है? ये संबंधित है यूनिसेफ से। कई बार यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये यूएनओ के अंतर्गत काम करती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। इसकी स्थापना कहां की गई थी? 1946 में इसके अंतर्गत स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, जो पड़ता है यूएसए में। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाना इसका काम होता है। बच्चों के लिए शिक्षा है, उसके लिए बच्चों के जो बीमारियां होती हैं उन सबसे संबंधित प्रोग्राम चलाती है यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? देखिए, भारत और बांग्लादेश ऑप्शन पर डिपेंड करता है। कुल सीमा किसकी है? 4096। हम भारत को अगर देखें ये हमारा क्या है? बांग्लादेश। और ये क्या है? हमारा इंडिया। तो जो बांग्लादेश है ना वो चारों तरफ से 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो कुल सीमा बनती है आपकी 4096 किलोमीटर बनती है। सबसे ज्यादा साझा करता है भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री। अगला क्वेश्चन कहता है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग कहां किया जाता है? तो परफ्यूम यानी इत्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो CH2O होता है। इसे हम मेथनॉल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है धन विधेयक कहां पारित किया जाता है? लोकसभा में। अभी हमने लोकसभा की चर्चा की थी, कौन सा अनुच्छेद में आई थी? अनुच्छेद 81 में लोकसभा आया था। ठीक है, अब धन विधेयक पारित कहां होता है? लोकसभा में होता है। अगर राज्यसभा दिया जाए तो राज्यसभा गलत होगा। राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक पारित नहीं होता है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में दी गई किस प्रकार से पारित होगी। अगर परिभाषा पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है तो अनुच्छेद 110 होगा। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन तय करेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? उन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ था। अशोक का 13वां जो शिलालेख है वो अशोक के कलिंग युद्ध से संबंधित है। इसमें हमें बताया गया कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जो अशोक था वो कौन से धर्म के संबंधित था? वो आपका राजवंश था मौर्य राजवंश से संबंधित था और धर्म आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं वो गौतम बुद्ध माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था? देखिए, भारत में जो नवरोज त्योहार था पहले मनाया नहीं जाता था। ये पश्चिमी यानी अरब देश का, ईरान का त्योहार नवरोज। इसे बलबन ने भारत में लाया था। और ये किस वंश संबंधित था? ये संबंधित था आपका गुलाम वंश संबंधित था। कजाकिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों में वर्ष के पहले दिन के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है ये त्योहार। यह एक गैर धार्मिक उत्सव है। भारत में इसका प्रचलन गुलाम वंश के शासक बलबन ने शुरू किया था। इसका बलबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। बलबन किससे संबंधित था? गुलाम वंश से संबंधित था, जिसे हम दास वंश भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? देखिए, साइमन कमीशन भारत में 1927 में चला था और 1928 में भारत पर आ गया था। तो 1927 में ब्रिटेन चला था और 1928 में भारत पे आ गया था। 1927 से 1928 दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लगाइए 1928, क्योंकि 1928 में भारत पर आ गया था।
इसमें इसका विरोध इसलिए किया था भारतीयों ने क्योंकि इसमें जो जितने सदस्य थे सभी उसमें से अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया था। साइमन आयोग 7 ब्रिटेन सांसदों का समूह था, 7 लोग थे इसमें, जिनका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका गठन इसलिए किया गया था कि भारतीय लोग संविधान की मांग कर रहे थे कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार दिया जाए, तो उसके लिए गठन किया गया था कि भारतीयों को अधिकार है या कि नहीं, कि वो संविधान बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इसीलिए इसका गठन किया गया था। तो समूह ने जांच किया कि भारतीय लोग अभी अपना संविधान नहीं बना सकते हैं। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद से मनोनीत किए गए थे, और यही कारण था कि इसमें श्वेत कमीशन कहा गया था, कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है, और इसीलिए इसका विरोध किया गया था भारत में। अगला क्वेश्चन कहता है किसके मरने पर नेहरू ने कहा था जीवन से प्रकाश चला गया? तो महात्मा गांधी के मरने पर नेहरू जी ने कहा था। वंदे मातरम का प्रमुख नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। हे राम किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जनगण मन अधिनायक जय हे किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइड ये बुक है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह की है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, वहां पर आप जाकर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है असम का लोक नृत्य क्या है? तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो असम का लोक नृत्य क्या होता है? बिहू है, और वहां पर 3 बार बिहू मनाया जाता है। ये हमेशा फसल कटने पर मनाया जाता है बिहू। ये कुछ लोग शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं 8 प्रकार के। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। ओडिसी केरल का है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर पूर्वी भारत यानी यूपी का है। सत्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। ये भारत में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते भी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो किशनवाड़ जिले में स्थित है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर कुछ प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? सलाल है आपकी है, बगलिहार है, दमखम परियोजना है, उरी हाइड्रोलिक डैम है, पकलडुल परियोजना है और दुल्हस्ती परियोजना है। इन दोनों पर अभी काम चल रहा है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले विद्युत ट्रेन कब चली? 1925 में। भारतीय रेल नेटवर्क की पहली जो पैसेंजर ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ये भारत की पहली ट्रेन थी जो कोयले से चलती थी, और ये आपसे पूछा गया है पहली ट्रेन जो विद्युत से चली, तो 1925 में चली थी। जो पहली भारत में ट्रेन थी कोयले चलने वाली वो 1853 में चली थी बॉम्बे से खाड़े के बीच, और जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो आपको चली थी 1925 में बॉम्बे वीटी से कुर्ली के बीच। और जो पहली मेट्रो थी भारत में कलकत्ता में आई थी वो 24 अक्टूबर 1984 को आई थी, ठीक है, ये भारत की पहली मेट्रो थी। अगला क्वेश्चन कहता है एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? देखिए भारत की जो गुफाएं हैं अजंता और एलोरा ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो अजंता में कितनी है? 29 है, और एलोरा में कितनी है? 34। अजंता में 29 गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इनका जो संबंध है आपका 3 धर्म से है, जैन, बौद्ध और हिंदू से। ये तीनों धर्म से संबंधित हैं, ना कि सिख धर्म से, ना कि मुस्लिम धर्म से, ना कि पारसी धर्म, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है फिक्सल किससे संबंधित है? यहां पर देखिए फिक्सल की बात की जा रही है। ये संबंधित है ग्राफिकल इमेज से। जब भी हम कोई भी डिस्प्ले देखते होंगे तो वहां पर हम बहुत सारी सीधी सीधी लाइन, गौर से देखिए कोई भी डिस्प्ले तो ऐसे लाइनें खींची हुई होती हैं। ये जो होते हैं, ये जो पिक्सल होते हैं, ये जितने ज्यादा होंगे पिक्सल उतनी ही इमेज क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। तो जितने भी अच्छी डिस्प्ले होती है, एचडी डिस्प्ले होती है, उनमें पिक्सल की मात्रा हम बढ़ा देते हैं तो उतनी ही साफ इमेज बनती है। तो इसे हम बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल में छोटे छोटे बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनसे मिलकर एक स्क्रीन या डिस्प्ले का निर्माण होता है। डिस्प्ले में पिक्सल का प्रबंध
के इंच पर हिसाब से होता है। इसे जो हम मापते हैं वो पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच या डॉट पर इंच के मापते हैं। तो जो यहाँ पे डॉट्स बने होते हैं, कोई भी डिस्प्ले देखिएगा गौर से तो वहां पर ऐसे ही पिक्सल बने हुए होते हैं, उनका संबंध किससे होता है? पिक्सल से ही होता है और वो पिक्सल ही होते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्विज, जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां पर आप आकर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे दी गई होगी। किसी भी डाउट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है आपको, वहां पर आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। करते तो ठीक हो यार, हमने शुरू भी दिया।